I'll just switch on the recording. Okay. So what I was telling you that in this class we will be discussing about जैसा कि हम लोग surface area and volume की बात कर ही रहे थे, अभी हम लोग इसी की बात को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी सर? हम लोगों ने कोन के बारे में पढ़ लिया था, हम लोगों ने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ लिया था, हम लोगों ने सिलेंडर के बारे में पढ़ लिया था। तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल आ रहे हैं। जो सवाल अभी हम लोग कोन के बारे में करेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड लेट अस स्ट्रेट अवे जंप टू द टॉपिक। तो हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात हम लोगों ने कर ली थी। वी हैड डिस्कस्ड क्यूब एंड क्यूबॉइड, वी हैड डिस्कस्ड क्यूब्स, वी हैड फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए थे। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते गए। इन सारे क्वेश्चंस को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में, तो प्लीज पूछते जाना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू दैट दिस क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन mind. This question depends upon your mind. Okay, ठीक है। उसके बाद ये फिर एक क्वेश्चन अपन ने ये किया था, फिर अपन आगे बढ़े थे, फिर ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट सिलेंडर एंड कोन। फिर ये हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की हम लोगों ने बात की थी। दिस वाज ए कोन। ओके, दिस वाज ए सॉल्व्ड एग्जांपल रिलेटेड टू कोन दैट वी डिड। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, दैट रिवॉल्यूशंस वाला। Then this lead was a very important question. This was a very good question that we solved. Then now this is a question that we did. How many meter of cloth is required to make a conical tent? No, we have not discussed this question. So this is the question that we have to do, and the time allotted for this question is 2 minutes. Your time starts now. Please solve the question and tell me the answer of this question. The time that you have is 2 minutes for solving this question, and your time starts now. Well, every one of you has given the correct answer, that we will not be taking, we will be taking only the curved surface area. We will be taking only the curved surface area. This was the answer that was given by most of you, and this is what I was expecting from you also. Normally हमें क्या confusion होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? बेटा देखो, the calculation is very easy. The calculation is very easy, and even if it is not very easy, I will make it very easy for you. But the thing that you should understand here in this question is whether I have to take curved surface area or I have to take the total surface area. तो जब आप कोन बना रहे हो, जब आप इस टाइप का टेंट बना रहे हो मेरे दोस्त, तो एज योर फ्रेंड हैज ऑलरेडी सेड कि ग्राउंड में तो हम अपने घर से चादर ले जाके ही बैठेंगे ना, या कुर्सी पे बैठेंगे ना। द थिंग इज, जो टेंट आप बनाते हो उसको, इस क्वेश्चन को आप ऐसे रीड करो कि जो टेंट आपने बनाया दैट इज ओपन फ्रॉम द बेस। बेस में द टेंट इज ओपन, इट हैज नथिंग। जो अपन ने क्वेश्चन किया था, एक क्यूबॉइड बनाया था, दैट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, that was open from the top. Here the cone is open from the top, open from the bottom. So you are just taking, you will just consider only the curved surface area. पहली चीज, अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए सर बड़ी सिंपल सी चीज है यार, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग यार। ऐसे क्वेश्चंस मेरे से मत पूछा करो, मुझे नहीं आता, मैं नहीं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस। नाउ देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। हाइट आपको दिया हुआ है 12 मीटर्स, ओके वेरी गुड, और रेडियस आपको दिया हुआ है 16 मीटर। तो सबसे पहले मुझे L की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ ये दोनों मीटर में दिए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। L की वैल्यू जब आप निकालोगे तो L विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 प्लस 144, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, विच इज इक्वल टू 20, विच इज इक्वल टू 20। पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे सवाल एक ये आ रहा है सर कि सर मैं क्या करूँ, 22/7 लूँ या 3.14 लूँ? ऑब्वियसली क्वेश्चन है, $1 million क्वेश्चन आफ्टर दिस सुशांत सिंह राजपूत। जो पहला क्वेश्चन जो हॉन्ट करता है 9th और 10th वाले बच्चों को, वो ये हॉन्ट करता है कि सर अगर पाई की वैल्यू नहीं स्पेसिफाइड है तो मैं पाई की वैल्यू क्या लूं?
This is the second most important question that is going on in your life. The first most important question was कि when will the corona vaccine is going to come. So this is the second most important question. तो यहाँ पे बेटा अगर यहाँ पे 14 नहीं दिया होता ना, अगर यहाँ 14 नहीं दिया होता तो मैं पाई की वैल्यू को 3.14 लेता, लेकिन चूंकि यहाँ पे 14 दिया हुआ है और मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू को 3.14 नहीं 22/7 लूंगा। ठीक है, पहली चीज। चलो अब आगे बात करते हैं कि फाइंड ऑल्सो द कॉस्ट निकालना है और उसके बाद मेरे को क्या जो भी चीजें निकालनी है, अब मुझे निकालना है क्या है पहले ये पता कर लिया जाए कि आई हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द क्लॉथ इज रिक्वायर्ड to make the conical tent whose vertical height is this and this is this। ठीक है, तो पहले तो अपन एरिया निकाल लेते हैं। so total cloth required will be equal to 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना था, रेडियस कितना था। अब वो गलती मत करना जो मैंने पिछली क्लास में की थी, मैं बोल रहा था कि लोग रेडियस को डायमीटर लेते हैं एंड इवन आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। याद आया पिछली क्लास में कुछ गड़बड़ी की थी, यहाँ पे मत करना। यहाँ पे रेडियस 16 दिया हुआ है तो रेडियस को 16 ही लेना। डोंट डू द मिस्टेक्स दैट आई कीप ऑन डूइंग, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये नहीं बताऊंगा। मल्टीप्लाइड बाई 14। Now this is the total area, sorry not 14 but 12. This is the total area of the cloth that is required. अब मेरे पास 12 क्यों आया? 12 ये हाइट है ना, सॉरी पाई आर एल, 20 आएगा। पाई आर एल। देखा मैंने बोला ना गलतियां होती हैं, इस टाइप की गलतियां मत करना, ठीक है, इस टाइप की गलतियां होती हैं। सो पाई आर एल मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है, अब नाउ दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द क्लॉथ, टोटल एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व मत करो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना एरिया। एक मिनट रुक जा बेटा, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितना एरिया ऑफ द क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। आई एम जस्ट asked what is the cost of the cloth, and what is the this thing। तो हमने एरिया ऑफ द क्लॉथ निकाल लिया कि टोटल एरिया ऑफ द क्लॉथ कितना आएगा। अब मुझे क्या करना होगा कि क्लॉथ का मुझे विड्थ दी हुई है, कपड़े की चौड़ाई दी हुई है मेरे को, अब इस कपड़े की लंबाई मुझे निकालना है। बेसिकली ये जो मेरा क्लॉथ होगा ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा। कपड़े की जो थान होती है वी कॉल इट थान, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, जहाँ पे बल्क में हम लोग कपड़ा लेकर आते हैं, डेट इज इन द रेक्टेंगुलर शेप। उसका कुछ लेंथ होता है और उसका कुछ ब्रेड्थ होता है। तो टोटल एरिया हमने निकाल लिया। नाउ आई विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। सो द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड will be equal to pi RL, that is 22/7 multiplied by 16 multiplied by 20 divided by, ये तो हो गया pi RL, that is the area, divided by length, that is 1.1, divided by breadth, that is 1.1। इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 22/7 into 16 multiplied by 20 divided by 11 into 10। ठीक है, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड। नाउ अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू सॉल्व इट, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सर तो इसमें इंटू 4 कर सकते हैं ना डायरेक्ट? क्या बोल रहे हो, इसमें क्या कर सकते हैं सर? इसको डायरेक्ट इंटू 14 कर दे तो सर 11 के साथ 20 इंटू 14 नहीं करेंगे, इंटू 14 नहीं करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। इंटू 14 नहीं करेंगे बेटा, लेंथ फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। एंड इट इज 6400 डिवाइड बाय 7। रुक जा भाई एक मिनट, बात कर लेने दे। इंटू 14 नहीं करेंगे, यू विल हैव टू फाइंड आउट द लेंथ।
Fine. So first of all, let me solve it. So this will be, सर लेकिन लास्ट में लेंथ को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं रुपीस के साथ सर, लेंथ को नहीं कर रहे वही हैं करना बेटा, पड़ेगा ना सर? लेंथ को नहीं करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन में मुझे पता सर था आप क्योंकि लोग तो यही पर कर, मीटर दिया है। पर मीटर दिया हुआ है ना, यहाँ आप कपड़े का पेरीमीटर लोगे। Here you will take the perimeter of this cloth, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। इस क्लोथ का आप पेरीमीटर लोगे, उसको आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे, that will give you the correct answer. But breadth is मम्मी given. Here only सर length should लेंथ be. में, हाँ सर ये एक्चुअली सर बहुत पहले स्कूल में भी ऐसा क्वेश्चन था सर, डाउट था तब मैम, जब हम टेलर के पास जाते हैं तो ऐसे मीटर में लेता है, वो ब्रेथ को कंसीडर करता नहीं है, सिर्फ लेंथ को ही कंसीडर करता है जब वो क्लॉथ देता है तब। सर बुक में भी Answer एरिया आया को ही बच्चे वाले मल्टीप्लाई क्वेश्चन किया है। हाँ सर, सर एरिया नहीं, लेंथ को मल्टीप्लाई किया होगा सर नहीं, एरिया को किया है, लेंथ को 6000। लेंथ को किया है। एरिया को length नहीं को किया किया होगा होगा। यार, एरिया को नहीं सर, किया। लेंथ को किया होना चाहिए ना सर? सर ओके वेट length को वेट किया वेट, था। ठीक है चलो, अभी अपन ये कैलकुलेट करते हैं, बताता हूं मैं, लेंथ को करेंगे कि एरिया को करेंगे कि पेरीमीटर को करेंगे, किसको करेंगे, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स और देन आई विल टेल यू। तो यहाँ से आई विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। नाउ लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी इक्वल टू 64 कितना आ रहा है ये, 6400 डिवाइडेड बाय 7. Is it coming out to be 6400 divided by 7? Yes, Yes, it is sir. coming out to be 6400 Yes, sir. divided by 7. अब इसके बाद सी, जब हम लेंथ ऑफ द क्लॉथ की बात करते हैं, यू गाइज आर करेक्ट, हम लोग यहाँ पे ब्रेड्थ की बात नहीं करते। यू गाइज आर करेक्ट, हम लोग यहाँ पे ब्रेड्थ Sir, की बात नहीं करते हैं। I was confused, even I am confused till now also, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पेरीमीटर की, क्योंकि बेटा सीधी सी बात है ना, हम जो कपड़ा काटते हैं, अगर आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, ठीक है, ध्यान से सोचो, सुनो मेरी बात, अगर आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, वो कपड़ा अगर इतना चौड़ा है, अगर आप उसको बोलते हो, वो अगर कपड़ा आपको, उसने कपड़ा दिखाया इस टाइप से, और अगर आपने उसको बोला कि 100 मीटर का मुझे 10 मीटर कपड़ा दो, तो आपको वो इतना कट करके दे देता है, क्योंकि कपड़े की जो ब्रेड्थ होती है डेट इज फिक्स्ड। हम ब्रेड्थ के साथ कोई भी अल्टरेशन नहीं करते, हम ब्रेड्थ को कम ज्यादा नहीं बोलते। हम कपड़े की दुकान पे जाके ये नहीं बोलते हैं कि मेरे को 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा कपड़ा दो। हम कपड़े की दुकान पे जाके बोलते हैं कि वो उसको बोलते हैं हाँ ठीक है, ये कपड़ा दिखाओ, ये सर शर्ट। तो भी वो देते तो है ना सर, नहीं। जितनी ब्रेथ है उसमें सब 5 कर देते हैं। नहीं, but here what we will do is we will not consider the length. The idea is very simple here, क्योंकि हम लोग breadth के साथ कोई भी alteration नहीं कर रहे हैं। That is why we will calculate the ये हमारे पास length आ गई, और इस length को अपन 14 से multiply कर देंगे, तो I will get the answer, and that will be equal to 6400 divided by 7 multiplied by 14, which is equal to 12800. That will be equal to 6400 multiplied by 7 into 14, which is equal to 12800. अगर यहाँ ऐसा होता कि वो, yes, the breadth will be taken as default. We are not considering the breadth here. We are not considering the breadth here. breadth जितना भी आएगा that उसको अपन उतना ही लेके चलेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज 4:5 and the ratio of the radius of their bases is 2:3. I have to calculate the ratio of their vertical heights. Very easy question. Time allotted for this question is 1 minute. Please solve this question and get back to me. सिंपल सा सवाल है यार, देखो रेशियो, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 4:5 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि कोण जो पहला, अच्छा यहाँ पे कोण की बात हो रही है, तो पहला जो कोण है, let us assume that for cone 1 the radius is r1 and for cone 2 the radius is r2, ठीक है। और कोण 1 की जो हाइट है that is h1 और कोण 2 की जो हाइट है that is h2, ठीक है। ये अभी अपन थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। तो रेडियस का जो रेशियो है वो 2:3 है, और वॉल्यूम हाइट का रेशियो मुझे निकालना है। तो
V1 will be equal to 1 by 3 pi R1 square मल्टीप्लाइड बाई H1. ये मैंने नॉर्मल वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया. V2 is equal to 1 by 3 pi R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई H2. ये मैंने V1 भी लिख दिया, V2 भी लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, V1 डिवाइडेड बाई V2 कर देते हैं. Why V1 डिवाइडेड बाई V2? क्योंकि मुझे V1 डिवाइडेड बाई V2 का रेशियो पता है. So this will be equal to 1 by 3 pi R1 square multiplied by H1 divided by 1 by 3 pi R2 square multiplied by H2. अब 1 by 3 से 1 by 3 कैंसिल हो गया सर, पाई से पाई कैंसिल हो गया सर, ठीक है. अब V1 by V2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4/5. दिस विल बी R1 by R2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2/3. बट हियर वी आर कंसिडरिंग R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर. सो दिस विल बी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय H1/H2. ठीक है. तो अब आपको क्या मिलेगा, नाउ H1/H2 विल बी इक्वल टू, यहां से यहां आ जाइए, H1/H2 विल बी इक्वल टू 4/5 multiplied by 9 divided by 4. 4/5 multiplied by 9 divided by 4. 4 से 4 कैंसिल हो गया. So H1/H2 is equal to 9/5. So the ratio of their vertical heights will be equal to 9/5. Okay, 13th number example may you have a doubt. So let me go to that example. The question is saying if H is the height, C is the curved surface area, and V is the volume of a cone, then I have to prove this. देखो, हमने जो फंडामेंटल चीजें पढ़ी हैं एक कोन के केस में, the fundamental two identities that I know is radius and height. So what I am going to do here is I will express each and every term in this question in terms of radius and height, especially this C, because I know that my curved surface area is pi RL, where L is equal to square root of R square plus H square. ठीक है. तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीजों को चेंज करके करना है. एक एक टर्म को इनिशियली चेंज करते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर फाइनली सॉल्व करेंगे. घबराने का नहीं इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में अगर घबरा गए तो ये क्वेश्चन बेटा जिंदगी में कभी सॉल्व नहीं होगा, याद रखना इस बात को. एक एक टर्म को सॉल्व करो, फिर फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो. देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है, मुझे भी नहीं पता कि जीरो आएगा. ठीक है. एक एक टर्म को सॉल्व करना. सबसे पहले वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H. ठीक है. और यहाँ पे कोई है नहीं, सो 3 पाई VH क्यूब विल बी इक्वल टू 1/3 into, I'm sorry, it will be equal to it will be equal to 3 pi multiplied by 1/3 pi multiplied by R square multiplied by H multiplied by H cube. So 3 से 3 कैंसिल हो गया सर. बहुत आराम से, बहुत प्यार से क्वेश्चन करना. अगर जल्दी करोगे बेटा तो क्वेश्चन ऐसा घुमाएगा कि घूमते रह जाओगे. सो इट विल बी पाई स्क्वायर multiplied by R square multiplied by H to the power 4. अब आई होप क्लास में कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो R और H के बीच में कोई रिलेशन बता दे. I hope there is no scientist in the class. Now C will be equal to, C square will be equal to pi R square plus H square whole raised to the power 1/2 इसका whole square. So इसको सॉल्व करोगे तो it will be pi square R square multiplied by R square plus H square. ठीक है. इसको आप H square से मल्टीप्लाई कर दो तो C square H square will be equal to, it will be equal to
pi square r raised to the power 4 r square plus h square multiplied by, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, हाँ गड़बड़ हुई है सर ना। वो पाई स्क्वायर नहीं है, अब वो यहाँ पे पाई स्क्वायर वो होगा पाई और स्क्वायर है। और सर ये वो पहले से पाई आर स्क्वायर है। रेस टू द पावर 4 नहीं होगा, ये आर स्क्वायर होगा। देखो कंसंट्रेशन लैप्स हुआ, मुझे लगा मेरे चेयर के नीचे कुछ है, नीचे देखा कंसंट्रेशन लैप्स हो गया। ठीक है, सो बेसिकली आई हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड आर स्क्वायर हियर, सो सी स्क्वायर हियर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू इतनी हो जाएगी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर कर दो, सो इट विल बी बेसिकली पाई स्क्वायर, इसको इतना ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इतना ही रहने दो। और नाउ v स्क्वायर की वैल्यू विल बी इक्वल टू, v स्क्वायर कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर h, सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 4 h स्क्वायर, सो 9v स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 4 h स्क्वायर। अब सारे टर्म्स को लिख लो और ऐड कर लो, देखते क्या आंसर आता है। सो आई विल हैव pi square r square h raised to the power 4 plus pi square r raised to the power 4 h square minus pi square r raised to the power 4 h square minus pi square r square h raised to the power 4। अब देखो बेटा, मुझे तो टर्म्स को कैंसिल करने में ना बहुत मजा आता है, मैं तो अलग अलग पेन से कैंसिल करता हूँ। देखो ये सारे टर्म्स को मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो फाइनली मेरे को क्या बचा, मिला 0। सो फाइनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। लास्ट वाला तो आपने लिया ही नहीं, पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 h। कौन सा लास्ट वाला टर्म नहीं लिया? कौन सा लास्ट वाला टर्म नहीं लिया मैंने? ओके सर, हाँ सर। कौन सा नहीं लिया बताओ ना। नहीं सर, हो गया। क्या यार, एक स्टेप खा जाओ तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। सी स्क्वायर एच स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, वो तो पता चल गया सर, वो आपने मैंने पाई क्या स्क्वायर आर 4 स्क्वायर पहले लिख लिया ना, इसीलिए वो डाउट हुआ। क्या यार, जब प्लस वाले साइन को मैंने एक साथ लिख दिया, माइनस वाले को अलग लिख दिया, कुछ मैंने गलत किया क्या? तान्या इज इन द क्लास? Question we have already discussed, so I won't give the time for discussion of this question, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे पाई आर एल तो मुझे कैलकुलेट करना है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि हम अपने घर से चादर लाके नीचे बैठ सकते हैं। आई रियली लव दैट लाइन कि हम अपने घर से चादर लाके यहाँ बैठ सकते हैं। अब समस्या ये आती है सर कि मुझे ये नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे नहीं पता है। मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 25। कैसे किया सर? कैसे किया सर? मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि स्क्वायर्स के आपको अप टू 25 के स्क्वायर्स बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है 2n 2n plus 1 2n minus 1, that is not valid first of all for odd numbers. odd numbers के लिए जो है that is something different that even I don't remember, तो मैं आपको कैसे बोलूं कि आप याद रखो। and this 7 24 25 is a very standard Pythagorean triplet. So this will be equal to 7 square plus 24 square। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब समस्या ये आती है सर कि 576 में मैं 49 कैसे ऐड करूं, 576 में 49 कैसे ऐड करूं? तो इसको ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 576 प्लस 24 इज 600 और 600 प्लस 25 इज 625। तो बेसिकली दिस इज 625 एंड दिस इज 25। तो
एल की जो वैल्यू आती है वो आती है 25। अब क्या करना है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द क्लॉथ निकालना है। नाउ आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। पार्ट्स डोंट आस्क मी कि सर आपने ये स्टेप कैसे कर दिया। मैं एरिया को डायरेक्टली 5 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। सो इट विल बी 22 by 7 multiplied by 7 multiplied by 25 divided by 5. So it will be, ये 5 से 5 cancel हो गया, ये 7 से 7 cancel हो गया. So it will be total 110 meters. The total length of the cloth required, or the total meter of the cloth required, will be nothing but 110 meters. कैसे है सर? आप पहले एरिया निकाल लो और एरिया को 5 से डिवाइड कर दो। 5 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज इट इज द विड्थ ऑफ द क्लॉथ। और एरिया कैसे निकाला? एरिया यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना था। एल की वैल्यू मुझे 25 मिल गई, तो 2 इंटू 22/7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 25 क्या भी इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही रहने दो। डिवाइडेड बाय लेंथ ब्रेड्थ ऑफ द क्लॉथ कर दो, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। This is a very important question. Please take the screenshot of this question till then I will see which question is question number 16. ठीक है? Which question is question number 16? So wait, take the screenshot and solve this question and give me 2 minutes time so that I can copy question number 16 also. Okay? What is in this question, यार? सर उसमें अगर एक तरीके से देखें तो 90 आएगा, और दूसरी जो कंडीशन दी है उससे देखें तो 226 आएगा। कौन से तरीके से देख रहा है भाई, जो तेरे को 90 आ रहा है, और कौन से तरीके से देख रहा है जो कुछ और आ रहा है? तो अपना तरीका ही बता। उसमें बोला है कि अगर एक पर्सन 15 मीटर पर क्यूब की स्पेस लेता है तो कितने पर्सन एकोमोडेट हो गए, लेकिन उसमें ऐसे भी है कि अगर एक पर्सन 2 स्क्वायर मीटर ग्राउंड की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो दोनों में आंसर अलग अलग है। रुक जाओ, पहले ये क्वेश्चन कर लो फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस वन जो अभी आपकी स्क्रीन पे है, देन वी विल सी दैट। पता नहीं कौन से तरीके से देखने की बात कर रहा है ये, देखते हैं। चलो, दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज सी दिस क्वेश्चन एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन हो गया होगा वैसे सबका, हो गया होगा वैसे सबका। I will just give the hint of this question because the other question looks to be very interesting. अब देखो बेटा, इस सवाल में कुछ नहीं करना है, बस एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे, यूनिट का। एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे, यूनिट का। यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है और 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स, पहली चीज। और हाइट यहाँ पे दी हुई है 1 मीटर, तो L विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.04, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, ठीक है, बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। हॉलो कोन्स मतलब, ठीक है, जो एक हॉलो कोन है, एंड ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 1 मीटर। बहुत अच्छी बात है सर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, बैरिकेडिंग आप लोगों ने देखी होगी, कॉनिकल बैरिकेडिंग कई जगह की जाती है। एक तो नॉर्मल बैरिकेडिंग होती है, कई जगह कॉनिकल बैरिकेडिंग कर दी जाती है। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट दैट बैरिकेड, दैट टाइप ऑफ बैरिकेड्स ओनली। if the outer side of each of these cones is to be painted at rate of ₹12 per meter square, so you have to calculate the cost of the painting. So basically they are talking about these type of barricades. एक बस स्टैंड है, उसके चारों तरफ इस टाइप के बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, और इसके आउटर सरफेस को आपको पेंट करना है, यानी कि ये वाला सरफेस जो आपको दिख रहा है इसको आपको पेंट करना है। कर देंगे सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आउटर सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं। आउटर सरफेस का एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर एल।
pi RL will be the outer surface का area, and since there are 50 hollow cones, तो 50 से इसको multiply कर दो, that is one thing. तो टोटल 50 कोन्स थे, इसलिए 50 को मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर एल कर दिया. अब एक टोटल एरिया जो मुझे पेंट करना है वो इतना है. 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की जो कीमत है वो 12 रुपए है. तो टोटल एरिया को पेंट करने की कीमत क्या होगी? दिस मच मल्टीप्लाइड बाय 12. सॉल्व कर लीजिए, आंसर दे दीजिए, आगे बढ़िए, बस और कुछ नहीं करना. एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट द यूज pi is equal to 3.14. So you have to use pi equal to 3.14 in this question. You are not supposed to use pi equal to 22/7. ठीक है? So this is the question that you have to do. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन का खेल है. सर कैसे करेंगे कैलकुलेशन वो भी बता दीजिए. चलो सर वो भी बता देता हूँ. कैसे सर वो भी बता देता हूँ. दिस विल बी 50 multiplied by 3.14 multiplied by 0.2 multiplied by square root of 1.04 मुझे दिया हुआ है 1.02 multiplied by 2. अब इतने सारे डेसिमल्स हैं सर, बड़ी प्रॉब्लम है सर, कैसे होगा? कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. जहाँ पे डेसिमल्स हो, अगर डेसिमल से डर लगता हो तो सारे डेसिमल को अपॉन 10 अपॉन 100 के टर्म में लिख लो. मैं तो यही करता हूँ सर, सीधी सी बात है. उसको भी कर लेंगे. सबसे पहले मुझे को जो यहाँ पे दिख रहा सर है इंटू 12 होगा ना? एक मिनट, हाँ एक, अच्छा हाँ इंटू 12 होगा, ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, डेसिमल्स को, उससे पहले मेरे को जो एक चीज दिख रही है वो ये दिख रही है कि मैं इस 12 को 2 into 6 लिख सकता हूँ. क्यों 2 into 6 लिख रहा हूँ बताता हूँ. 12 को मैंने लिख दिया सर 2 into 6 और 50 into 2 is nothing but 100 and 3.14 multiplied by 100 is 314. Basically I want to get rid of these zeros, these decimals. I don't want these decimals. तो डेसिमल से गेट रीड करने के लिए मैंने क्या किया, ये इस 12 को मैंने 2 into 6 कर दिया. 50 into 2 is 100, 50 into 2 is 100 and 3.14 into 100 is 314. So basically my equation will become 314 into 2 into 102 divided by 1000 multiplied by 6. अब क्या करें सर, कैसे करें सर? अब तो कुछ नहीं कर सकते सर, अब तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो. सबसे पहले एक काम करते हैं, 314 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब फिर से वही बात बता रहा हूँ जो मैं हमेशा बताता हूँ. ये 314 आपको 314 दिख रहा होगा, लेकिन ये 314 मेरे को 300 प्लस 14 दिखता है. तो मेरे को ये 300 प्लस 14 दिखता है, और इसको जब मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है तो इट इज वेरी इजी फॉर मी. कैसे सर? 300 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 मिला, और 14 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 84 मिला. तो बेसिकली 314 into 6 is nothing but 1884. This is 1884 multiplied by 2 multiplied by 102. और जो भी आंसर आएगा उसके बाद मैं 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल चिपका दूंगा. दैट इज नॉट ए बिग डील. अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं. सो बेसिकली इट विल बी 188400 प्लस, तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, लेट मी क्लियर द थिंग्स. इट विल बी 1884 multiplied by 2 multiplied by 102 whole divided by 1000. अब सबसे पहले इसको 102 से मल्टीप्लाई करना है, तो 102 is again nothing but 100 plus 2. So it will be 188400 plus 3600 plus 168, that is plus 3768. So it will be 192,168 multiplied by 2 करेंगे. So it will be 61213 3 4 8 and 3 384336 divided by 1000, which is equal to 384.336.
दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ कर नहीं सकते। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो चीज आपको लगे वो कर सकते हो। अब 100 मैंने 50 इंटू 2 किया, आप 50 इंटू 2 ना करके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। द आइडिया इज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू हैव टू गेट द मार्क्स। The idea is very simple. You have to solve the question. You have to get the marks. इस क्वेश्चन में जो गलती होने के चांसेस थे वो ये थे कि आप डायमीटर की जगह रेडियस लेके 40 ले लो, या आप इसको ले लो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अरे सर मर गए, अब यहाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 401 आ रहा है। आप पूरे एग्जाम में सोचते रहो कि 401 और 104 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ तो 1.04 की वैल्यू दी हुई है, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो होना चाहिए। अब पूरे एग्जाम टाइम में सोचते रहो, और गलती आपने फंडामेंटल मिस्टेक किया था वो मत देखो, ये सोचते रहो। तो गलती होने के चांसेस वहां पे हैं, ये गलती होने के चांसेस नहीं है। कुछ नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेशन करना है, नहीं समझ में आया सर ने क्या बताया, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक जैसे करते हो। टाइम लगेगा, लेकिन एक बात की गारंटी है, मार्क्स मिलेंगे। टाइम तो लगेगा, डेफिनेटली टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बात की गारंटी है, मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, वैसे भी ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस 10 मार्क मतलब 4 मार्क 5 मार्क वाले आते हैं, जो कि ये क्वेश्चन 4 मार्क 5 मार्क वाले में आते हैं, जो कि आप लोग मतलब लास्ट में ही अटेम्प्ट करते हो। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, थैंक्स पीयूष, आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू कैन फॉलो इट। ट्राई टू इम्प्लीमेंट these things. These won't come in one day, but yes, they will come. आएंगे, मेथड समझ में आएगा। एक दिन में नहीं समझ में आएगा। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सीखा था तो मुझे भी नहीं समझ में आता था क्या हो गया, क्या नाटक हो गया, लेकिन हाँ, करते करते चीजें होती हैं। नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगा। करो, गलती करो, कोई बात नहीं, गलती किया तो कोई क्या दिक्कत है। सीखो, अभी सीखोगे, अभी गलती करोगे, एग्जाम हॉल में गलती नहीं करोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। The more you bleed while practicing, the more you sweat while practicing, the lesser you will bleed in the war. This was a line said by our Major General, ex-Major General, and the same thing is implemented here. The more you sweat while solving the questions, the more you make mistakes while solving the questions, the lesser you will lose the marks in the examination. ठीक है, अभी मिस्टेक करो, nobody is going to scold you. हाँ, लेकिन फंडामेंटल मिस्टेक करोगे तो I will scold you. ठीक है, now the next question is, a conical tent is 9 meter high and its radius is and its radius of its base is 12 meters. बहुत अच्छी बात है। तो जब मैंने 9 और 12 को देखा तो मेरे दिमाग में एक चीज, इनिशियली आफ्टर रीडिंग दिस लाइन में मेरे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 15। L will be equal to 15। ये बात इस लाइन को पढ़ते ही मुझे आ जानी चाहिए। ठीक है, यूज हो चाहे ना हो, लिख लो, बाद में टाइम नहीं खराब करने का। What is the cost of the canvas required to make it if 1 square meter of the canvas cost 10 meter? लो भैया, आ गया यूज। कॉस्ट ऑफ द कैनवास निकालना है, मतलब ऊपर बनाना है, नीचे तो हम अपने घर की चादर ले जाके बैठेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ द कैनवास विल बी इक्वल टू पाई आर एल मल्टीप्लाइड बाय 10। डायरेक्टली आई एम सेइंग एरिया निकाल लो, CSA निकाल लो, और CSA को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। CSA कैसे निकालेंगे सर? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या ये है सर कि यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, क्या लेना है? Here I will suggest you that take the value of pi as 3.14. Why sir? क्यों लूं सर 3.14? क्योंकि बेटा यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, इसलिए इस 10 का यूज करके हम जो है इसको यूज करेंगे। So
First of all, we will solve first part, then I will come to the second part. So the area, so the cost will be equal to pi, that is 3.14 multiplied by r. R की वैल्यू कितनी है? 12 multiplied by L, which is equal to 15 multiplied by 10. अब इसको solve कर लो, you will get the answer. ठीक है, you will get the answer. That will be the cost. अब दूसरे part में बात करते हैं. How many persons can be accommodated in the tent if each person requires 2 square meter on the ground and 15 meter cube of space to breathe? अब obvious सी बात है कि एक तो 15 मीटर क्यूब बताता हूँ. अब ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये जो इस सेकंड वाले पार्ट में कंफ्यूजन तो होगा ही. अब इस सेकंड वाले पार्ट को समझने की कोशिश करो. देखो, टेंट तो ऊपर से बना हुआ है ऐसे, नीचे सर्कल वाला पार्ट है. जो आदमी बैठेंगे वो सर्कल वाले पार्ट में ही बैठेंगे. ठीक है, इतना तो बात समझ में आती है सबको. अब बोलते क्या हैं ये कि हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड, इस टेंट में कितने पर्सन्स बैठ सकते हैं अगर एक आदमी को 2 मीटर स्क्वायर चाहिए बैठने के लिए. तो सबसे पहले एरिया ऑफ बेस निकालते हैं. एरिया ऑफ बेस इज, सर दोनों में आंसर अलग आ रहे हैं. रुक जाओ बेटा, रुको तो सही. एरिया ऑफ बेस इज 3.14 multiplied by 12 multiplied by 12. Area of base is 3.14 multiplied by 12 multiplied by 12. इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से. ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कोई कितना आ रहा है. वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जल्दी मेरे को कैलकुलेट करके. पाई आर स्क्वायर को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, सर 452.5. 452.5. अब देखो भाई, एक बात को समझो यहाँ पे. इस क्वेश्चन में एक और बहुत अच्छी बात है, आदमी डेसिमल में तो हो नहीं सकता ना. आदमी डेसिमल में तो हो नहीं सकता. मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि देयर आर 3.5 persons in the institute at current time. Either there will be 3 persons or there will be 4 persons. So first of all what you will do here is you will take this value as 453, क्योंकि ये जो वैल्यू है 452.5, it is more than 452 and it is less than 453. So you will take the values as, you will take the number of persons as the integer, the greatest integer which is near to the number. I mean the next greatest integer you will take. एक मिनट सर लेकिन यहाँ पे तो 2 के साथ डिवाइड कर रहा है तो आंसर वापस पॉइंट में आएगा. इससे अच्छा 452 ले तो आंसर नहीं बेटा, 452 इसीलिए नहीं लेंगे कि वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 452 पर्सन तो ऑलरेडी हैं, प्लस 0.5 पर्सन भी है. तो 0.5 विल ऑल्सो बी ए पर्सन हियर. वो जो 0.5 आया है, he will also be a person. So the total number of persons that can sit in this area, total number of persons that can sit in this circular area will be equal to 453. But picture अभी बाकी है. क्या है पिक्चर अभी सुनो. इस फिगर को बस याद रखना 453. I'm going to erase this thing. So there are total 453 persons that can sit on the ground. अब आगे की बात करते हैं. If each person requires 15 meter cube of space to breathe in. सर हमें जो 453 सर हमें एक मिनट, स्क्वायर मीटर वाला भी लेना पड़ेगा ना. 226 आया. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. एक बोलने तो दो यार, बीच में क्यों बोल रहे हो, बोलने तो दो. अब ये तो एक पार्ट हो गया कि उस ग्राउंड में इतने पर्सन्स बैठ सकते हैं. ठीक है, अब हमने बात की कि एंड फर्दर दे आर आस्किंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्स 15 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस. तो 15 मीटर क्यूब स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम को 15 मीटर क्यूब से डिवाइड करके देन आई विल फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स. तो नंबर ऑफ पर्सन्स विल बी इक्वल टू 1/3 into pi into r square, that is 12 square multiplied by 9 divided by
15। अब जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। सर मुझे वो 453 में डाउट है सर, वो एक मिनट रुक। 453 क्यों है सर, वो 226 है। होगा ना। एक मिनट, एक एक करके बात करो। इसकी वैल्यू कितनी आई ये बताओ पहले, कितने आ रहा है, कितना आ रहा है पास। सर 1357.7। जल्दी बताओ यार, कैलकुलेट नहीं किया क्या। सर 1357.7। 1357.7 basically it is 1358, बेसिकली इट इज 1358। अब देखो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में एक टेंट, एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आपको एक टेंट है बेसिकली कॉनिकल शेप का। उस टेंट में आपको 1358 नहीं आएगा कितना आता है सर, 90 आता है। क्या यार तुम लोग एक कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हो, कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। सर वो 15 से डिवाइड कर। सर वो आगे का आंसर बोल गया सर, वही राइट ही है, वॉल्यूम तो उतना ही है सर। सर लेकिन डिवाइडेड आप बाय 15 पहले करेंगे। 15 से अच्छा सर आप डिवाइड के साथ पूछ रहे थे, मैंने सिर्फ हाँ। वॉल्यूम ही बताया। बताओ कितना आ रहा है, बताओ जल्दी बताओ। 90 सर 90। 90 ठीक। हाँ सर, पहले में भी यही मिस्टेक हुई थी, 450 226 आता। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, एंड प्लीज कीप मम फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, प्लीज कीप मम फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक ग्राउंड है जो कि जिसके ऊपर एक कोनिकल टेंट है, उस ग्राउंड में तो आप 453 लोगों को बैठा सकते हो, बट जब आप उस ग्राउंड के ऊपर एक टेंट लगा रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि only 90 persons can sit and can breathe in that ground। अब ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि आप एक छोटे से कमरे में, सपोज करो एक छोटा सा कमरा है जिसका एरिया है 100 मीटर स्क्वायर और इसका जो लेंथ है दैट इज से 10 मीटर, ठीक है। अब आप इस कमरे में अगर एक आदमी, इस कमरे में अगर आप एक आदमी अगर 10 मीटर क्यूब एयर ले रहा है, सो यू कैन ओनली एकोमोडेट 100 पर्सन्स इन दिस कमरा। बट अगर एक आदमी 2 मीटर स्क्वायर का, अगर एक आदमी 0.2 मीटर स्क्वायर का एरिया ले रहा है, तो यू कैन एकोमोडेट 500 पर्सन्स इन दिस कमरा। बट व्हाट यू विल डू, अगर आप 500 लोगों को इस कमरे में बैठा दोगे तो वो बेचारे सांस नहीं ले पाएंगे, दे वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। दैट इज व्हाई, ठीक है, आपका जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में आप 453 पर्सन्स को बैठा सकते हो, बट दे वोंट गेट द सफिशिएंट ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, they won't get the sufficient space to breathe। इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू 90 आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू 90 आ रही है, that value you will be taking, the lower value that is coming, that value you will be taking। So the correct answer of this question is there can be total 90 persons who can sit in this tent। क्योंकि ये जो 453 persons है, ठीक है, उनको आप बैठा तो सकते हो, आपने ठीक है आपने बैठा दिया, लेकिन they won't be able to breathe properly। So in that case, that is why you will take 90 persons as the answer। सर ऐसे क्वेश्चन में कोई रीजन देना चाहिए ना कि 9% नहीं, they are not bound to give any reason। अब बात आती है जो श्रेय पूछ रहा था कि सर 452.5 आया था, उसको मैंने 453 क्यों लिया। बेटा समझने की कोशिश करो, आप यहाँ पे नंबर तो ऑफ, समझ में आ गया था सर। हाँ सर तो, समझ में ये नहीं आया कि सर आपने 453 में डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि एक आदमी तो 2 स्क्वायर मीटर ले रहा है। नहीं, डिवाइडेड बाय 2 करके ही किया था यार। सर 2 करके नहीं, किया सर, था नहीं सर, किया। कोई तो बोल रहा हूँ कि सर उसमें गलती थी, 226 आ गया, तो सर आपने बोला कि वो ओके सर ठीक है, मतलब ठीक हमने है, दोनों में नहीं आपको सिर्फ एरिया ही बोला, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो मैंने तुम लोगों से डायरेक्ट पूछ के मैंने वैल्यूज लिखी थी, मैंने तुम लोग वैल्यू बताते गए वो मैं लिखता गया, ठीक है। 453 डिवाइडेड बाय 2 होगा, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। ओके, व्हाट वी विल डू इज वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन वंस मोर
in the next class. We will discuss this question once more in the next class. बहुत सारा कचरा हो गया यहाँ पे. 453 divided by 2 क्यों नहीं किया? That was the calculation mistake here because मैं जो values आप लोग बोलते गए मैं लिखता गया. ठीक है? So that was the कचरा here. Here we will do 453 divided by 2. So it will come as 226. It will come as 226. So the total number of persons that can sit in the total number of persons that can sit in the on the ground will be 226. Again, let me write the things. Let me write the things. Area of ground will come out to 453. Total number of persons who can sit here will the total number of persons in ground will come out to be 226. Volume of cone will come out to be कितना आया था? Volume of cone will come out to be 1352.71. 1352.71, and total number of persons who can sit, number of persons will be 1352.71 divided by 15, which is roughly coming out to be 90. ठीक है, which is roughly coming out to be 90. Basically it will be more than 90. 91 होगा, so it is coming out to be 90. So the lower value जो भी आ रही है, that value will be we will take, क्योंकि although आप 226 लोगों को बैठा तो सकते हो, but they will not have sufficient oxygen to breathe in. That is why the correct answer of this question will be 90 and not 226. ठीक है? So this was a very good question. You guys should thank Parsu that he asked this question. Otherwise I would not have asked this question. I would not have discussed this question. This was really a very interesting question. So I will stop the class today here, and in the next class we will discuss further. And अगर किसी को कोई doubt हो यहाँ तक तो please next class में आने के बाद पूछ लेना. Till then